दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हाइपरथायरॉयडिज्म पे। कैसे कुछ पेशेंट्स में थायराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से बहुत सारे लक्षण आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि किन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म के। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड बढ़ गया है, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसे कैसे पहचानें। और अगर आपको ये लक्षण है तो अपना थायराइड प्रोफाइल लेवल ज़रूर टेस्ट करें, देखने के लिए कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है। सेकंड, हम बात करेंगे कारण, ये होता क्यों है हाइपरथायरॉयडिज्म, क्या बीमारियाँ है जिसकी वजह से होता है, ताकि हमें समझ में आए और कन्फ्यूजन ना हो। कई बार अचानक डॉक्टर आपको कहता है आपको ग्रेव्स डिजीज़ है, आपको हैशीमोटो थायराइडाइटिस है। अरे इसका मतलब क्या है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड, बात करेंगे डायग्नोसिस। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, कैसे डायग्नोस करें कि सच में ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, और उसके बाद कारण क्या है ताकि ट्रीटमेंट प्लान कर पाए। ग्रेव्स है, हैशीमोटोज है, थायराइड नोड्यूल है, ये सब डिटेल में देखेंगे इस थर्ड चैप्टर में। एंड फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर में बात करेंगे ट्रीटमेंट की। लेकिन वीडियो अंत तक मत छोड़ना, क्योंकि ट्रीटमेंट के लास्ट में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे, जिसमें कोई मेडिसिन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, सर्जरी, ब्लेड्स, कार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब कुछ सुई या तार के माध्यम से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डेल्व इनटू द फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, लक्षण क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म के। दोस्तों, अगर आपका थायराइड हार्मोन लेवल्स बढ़ जाता है तो सबसे पहला लक्षण जो होता है वो है एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मैनिफेस्ट करता है अलग अलग लक्षण के तरीके से। फर्स्ट लक्षण, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से आपको भूख बहुत लग रही है, आप खा बहुत रहे हो, ज़्यादा टाइम खा रहे हो, क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन फिर भी जब भी वज़न कर रहे हो बहुत तेज़ी से वज़न घट रहा है। ये पहला लक्षण है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म करा दो, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ही हाई नहीं है और वेट लॉस नहीं हो रहा। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो अभी लक्षण डिस्कस करेंगे वो भी साथ में होते हैं, सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, तो सेफ नहीं है। तो गलती से भी वेट लॉस के लिए ऐसा तरीका मत अपनाना। सेकंड लक्षण है सीधा हार्ट पे। हार्ट रेट बढ़ जाता है और रिदम डिस्टर्बेंसेस होती है। हार्ट रेट बढ़ने को मेडिकल लैंग्वेज में टैकीकार्डिया बोलते हैं। आप इसे पैल्पिटेशन के फॉर्म में फील करते हो, आपको ये तेज़ हार्ट रेट फील होने लगता है बाहर से, और आप कहते हो मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी ये हार्ट रेट इतना बढ़ जाता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन एक कंडीशन होता है, जिसके वजह से क्लॉट्स बन सकते हैं, ब्रेन में भी स्ट्रोक हो सकते हैं। तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना हाइपरथायरॉयडिज्म को, ये सारे लक्षण पॉसिबल हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। थर्ड ऑर्गन जिस पे अफेक्ट होता है वो है ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रेन पे अफेक्ट होने लगे, यानी कि ओवरऑल मेंटल स्टेट पे, तो हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से नर्वसनेस, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सारी इरिटेबिलिटी सिम्टम्स होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, इवन टू द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिक लेवल। ये जो नर्वस सिम्टम्स है, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सारों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहेगी दिन भर। लास्टली अगर टाइम पे नहीं कंट्रोल किया तो एंग्जाइटी और साइकोजेनिक लेवल्स रीच हो सकते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। लास्ट में कुछ मिसलेनियस सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत थकावट रहना, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है मेटाबॉलिज्म की वजह से, पर मसल्स में बहुत दर्द हो रहा है और थकान हो रही है। बोन्स का ब्रिटल होना या वीक होते जाना, इसलिए जिन्हें हाइपरथायराइड है उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में लेना पड़ता है। स्किन ब्रिटल हो जाता है, बहुत खुरदुरा और ब्रिटल हो जाता है, शाइनी हो जाता है। हेयर लॉस होने लगता है, हेयर बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज़ हो जाता है, किसी को पीरियड्स बहुत ज़्यादा आने लगता है, किसी को कम हो जाता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से, इसलिए ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। इसे जानना और इसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए ख़त्म करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को और शुरू करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर पे बात करना, जो कि है कारण क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म का। दोस्तों, कारण कई सारे हैं, इंक्लूडिंग हाई एक्सेसिव आयोडीन इनटेक, बट हम मेन मुख्य 3 कारण की बात करेंगे आज, जो सबसे कॉमनली डायग्नोस किया जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण के रूप में। सबसे पहला है ग्रेव्स डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून कॉज है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड को ही मिस्टेकिंगली कोई वायरस मान बैठती है और अटैक करने लगती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड बनने लगता है। ये सिर्फ थायराइड को नहीं, आँखों को भी अफेक्ट कर सकती है, जिसे बोलते हैं ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी। और इसलिए कई सारे ग्रेव्स डिजीज़ पेशेंट्स को थायराइड तो ज़्यादा बन रहा है, पर साथ में आंखें बाहर निकलने लगती हैं।
इसलिए कई सारे ग्रेव्स डिजीज़ पेशेंट्स की आंखें आप देखेंगे थोड़ी ऐसे प्रोट्रूड करती है, बाहर निकलने लगती है। वो आप पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, उनको बीमारी की वजह से आँखों के पुतलियों के पीछे कुछ फैट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिस वजह से आंखें आगे पुश हो रही हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून कॉज है। सिंपल ब्लड टेस्ट से डायग्नोज किया जा सकता है। डायग्नोसिस पे बात करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सेकेंड कॉमन कॉज है थायराइडाइटिस। किसी कारणवश थायराइड में इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है और इसका एक बहुत कॉमन रीज़न अगेन ऑटो इम्यून है। आपकी इम्यूनिटी अगेन आपके थायराइड को दुश्मन मानकर, बट डिफरेंट रिसेप्टर्स डिफरेंट सेल्स को दुश्मन मानकर अटैक कर रही है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, जिस वजह से अटैक और रिपेयर के साइकिल शुरू हो रहे हैं, नोड्यूल्स बन रहे हैं और इस प्रकार का हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। इसमें थोड़ा फ्लक्चुएटिंग थायराइड लेवल्स होता है। कभी हाइपरथायराइडिज्म होता है, जब रेस्टिंग स्टेट पे होता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है तो नॉर्मल सी आ सकती है। जब लॉन्ग टर्म ये चलता रहे तो बार बार अटैक और स्कारिंग की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट को, यानी कि थायराइड लेवल्स और कम भी हो सकते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। बहुत सारे थायराइडाइटिस के टाइप्स हैं, सबसे कॉमन है हैशीमोटो थायराइडाइटिस। थर्ड और वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन्स फॉर हाइपरथायराइडिज्म इज समथिंग नोन एज अ टॉक्सिक नॉड्यूल और अ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग नॉड्यूल। दोस्तों, हम सब ने चैनल पे इतने वीडियोस डाले थायराइड नॉड्यूल के बारे में कि नॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे इनका इलाज एक सुई से किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉड्यूल्स कोल्ड नॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थायराइड नहीं बनाते हैं। कभी कभी ये थायराइड नॉड्यूल्स, ये गांठें, ये ग्रंथि में गांठ इतना एक्टिव रोल ले लेती है कि थायराइड 40 गुना ज़्यादा बना देती है, जिस वजह से बाकी का थायराइड शांत हो जाता है कि जब ये इतना बना रही है हमें क्या बनाने की ज़रूरत। हाँ, ये कर लो पहले। तो ऐसे में ये नॉड्यूल इतना मात्रा में थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है कि बॉडी पे ये सारे इफेक्ट होने लगते हैं, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस, हेयर लॉस। इसलिए इसे टॉक्सिक नॉड्यूल बोला जाता है कि इतना ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है हाई थायरॉक्सिन के रूप में। सो टॉक्सिक नॉड्यूल भी है तो उसका ट्रीटमेंट आज सुई से संभव है, बट ये अभी नहीं रिवील करेंगे, लास्ट में बात करते हैं इस बारे में जब हम बोनस पे आएंगे। अब बात कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर, अब क्लोज एंड खोलते हैं थर्ड चैप्टर, जो कि है कैसे डायग्नोज करें अगर आपको ये हाइपरथायराइडिज्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं या आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप में T3 T4 की मात्रा ज़्यादा आई है, TSH कम आया है, तो आपको अपने नज़दीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलना है, जो थायराइड के ग्रंथि के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आपके शहर या गांव में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट स्पेशलिटी के कोई भी डॉक्टर नहीं है तो आप एक फिजिशियन से भी मिल सकते हो या ENT से मिल सकते हो, वो आगे की जांच कराएंगे। पहली जांच जो की जाएगी वो है फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH या T3 T4 TSH थायराइड फंक्शन टेस्ट। देखा जाएगा कि क्या TSH कम है, सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, साथ में क्या T3 T4 भी ज़्यादा है, यानी कि क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। अगर ये है तो पहली चीज़ तो क्लियर है, हाइपरथायराइडिज्म है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे देखने के लिए कि क्या आपकी इम्यूनिटी तो अटैक नहीं कर रही है आपके थायराइड को। अगर TSHR रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं तो चांसेस है ग्रेव्स डिजीज़ है। अगर एंटी TPO या एंटी TG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आते हैं, चांसेस है आपको थायराइडाइटिस है। और जो हमने विभिन्न प्रकार की बात की, हो सकता है हैशीमोटो है, रीडल्स है, कोई और है, सो थायराइडाइटिस है। बट अगर ये दोनों सारे रिसेप्टर्स नेगेटिव है, हो सकता है थायराइड टॉक्सिक नॉड्यूल हो या डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गोइटर हो या डिफ्यूज टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर या डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर हो। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। ब्लड टेस्ट के बाद एक सोनोग्राफी कराई जाएगी देखने के लिए कि क्या आपको थायराइड नॉर्मल है या पूरी तरह सूजा हुआ है, या उसमें कोई एक नॉड्यूल है जो टॉक्सिक नॉड्यूल में हो सकता है, या उसमें मल्टीपल नॉड्यूल्स हैं। सो सोनोग्राफी हम काफ़ी लाइट शेड करेगी ये सब कंडीशंस पे। फाइनली एक थायराइड स्कैन कराया जाएगा जो एक न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन है, जिसमें आयोडीन को रेडियो एक्टिव मटेरियल से लेबल करके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। थायराइड कितनी मात्रा में बन रहा है वो हमें पता चल जाएगा बहुत जल्द, और उससे डायग्नोसिस बनेगा कि पूरा थायराइड हाइपरथायराइडिज्म कर रहा है या सिर्फ एक नॉड्यूल है जो टॉक्सिक है और वो कर रहा है, या मल्टी नॉड्यूलर टॉक्सिक गोइटर है, यानी कि बहुत सारे नॉड्यूल्स हैं जो थायराइड ज़्यादा बना रहे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया इस सेक्शन में, हमने बात की कि कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड एंटीबॉडीज़, सोनोग्राफी कराई जाएगी एंड न्यूक्लियर स्कैन कराया जाएगा। कुछ केसेस में FNAC कर सकते हैं, नीडल से टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये नॉड्यूल्स नॉन कैंसरस है ना, ताकि आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सके। अब मेन बात जिसके लिए आप लोग अभी तक रुके हो कि ट्रीटमेंट क्या है। सो पहला कॉमन ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले ये जो थायराइड हार्मोन्स की वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करना है, और एंग्जाइटी, नर्वसनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है।
इसके लिए कुछ मेडिकेशंस आती है जिसे कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोल, सिप्लार, बहुत सारे इंडेराल, बहुत सारे नाम से आती है। तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स। सेकंड, एंटी थायराइड ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं मार्केट में जैसे कि मेथिमजोल, कार्बिमजोल, प्रोपिलथायोयूरासिल, जो थायराइड को डिस्ट्रॉय करके ये हाइपरथायराइडिज्म को थोड़ा कम करती है। इसका कॉम्बिनेशन हमेशा ऐड किया जाता है। लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स है, इसलिए ऑफकोर्स कुछ टाइम में गैप देना पड़ता है इन दवाइयों से, बट हाँ ये देनी पड़ेगी ताकि थायराइड लेवल्स थोड़े नॉर्मलाइज हो जाए या कम हो जाए। लेकिन दवाइयाँ कब तक लेते रहेंगे, और दवाइयों की वजह से अपने साइड इफ़ेक्ट्स है। बीटा ब्लॉकर्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स है आँखों पे, बॉडी पे। एंटी थायराइड ड्रग्स लॉन्ग टर्म में लिवर पे असर कर सकती है और काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो क्या कोई परमानेंट क्योर नहीं है दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन है कि हम सर्जरी के पास जाए। अगर टॉक्सिक नोड्यूल है तो हेमीथायराइडेक्टॉमी कराएं, यानी कि आधा थायराइड निकाल दे, जिससे वो नोड्यूल भी निकल जाएगा और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। या फिर अगर मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है और बहुत सारे टॉक्सिक नोड्यूल्स है, या डिफ्यूज़ हाइपरथायराइडिज्म है, ग्रेव्स डिजीज़ या हाशिमोटो में, पूरा थायराइड निकाल दिया जाए जिससे थायराइड प्रोडक्शन ही बंद हो जाए। हाँ, उससे हाइपोथायराइडिज्म ज़रूर होगा, बाहर से थायरोक्सिन देना पड़ेगा, बट एटलीस्ट हाइपरथायराइडिज्म और उसके साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये निकालने से बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। अगर आँखों पे असर हो रहा है तो वो चालू रहेगा, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लगेगा, जैसे कि स्टेरॉइड्स या इम्यून मॉड्यूलेटर्स, आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा शांत करने के लिए। थर्ड और इम्पॉर्टेंट टूल है इसके ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव आयोडीन। आयोडीन रेडियो एक्टिव मटीरियल से मिक्स करके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जो जाके थायराइड में एब्जॉर्ब होता है, जो आयोडीन का काम है, लेकिन वो थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ करता है। इससे आपका हाइपरथायराइडिज्म तो ठीक हो जाएगा, पर मैक्सिमम पेशेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म होने का संभावना है, बिकॉज बहुत सारे थायराइड के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बट दोस्तों, आज हम ये तीनों ट्रीटमेंट्स की बात नहीं करने आए। जैसा हमने देखा, ये तीनों ट्रीटमेंट्स के अपने नुकसान हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मेडिसिन लॉन्ग टर्म लिवर पे असर कर सकती है, आँखों पे असर कर सकती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लेते हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम सब जानते हैं, बोन हेल्थ से लेके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तक। सर्जरी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक स्कार जो कॉस्मेटिक सीक्वेल है वो तो है ही, उसके अलावा वॉइस चेंज का रिस्क, ज़िंदगी भर थायराइड और कैल्शियम हार्मोन्स लेने की ज़रूरत, ऑफकोर्स एक प्रोलॉन्ग स्टे, डिलेड रिकवरी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन से भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, परमानेंट लाइफ लॉन्ग हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सो आज हम बात करने आए हैं नॉन सर्जिकल, नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन, नॉन मेडिसिन बेस्ड थेरेपी की, मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशनल बेस्ड थेरेपीज़ की। पहला, थर्मल एब्लेशन, जिसमें हम एक छोटी सी सुई से रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव जनरेटर से कनेक्ट करके जो भी नोड्यूल टॉक्सिक है या थायराइड बहुत बना रहा है उसे जला सकते हैं। सो इसे कहते हैं थर्मल एब्लेशन। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव यूज़ करेंगे तो माइक्रोवेव एब्लेशन। इस पे हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और बहुत सारे हाइपरथायराइडिज्म टॉक्सिक नोड्यूल केसेस को ट्रीट कर चुके हैं। डिटेल वीडियोस आप आई बटन पे चेक कर सकते हो, लास्ट में भी दूंगा, एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मिनिमली इन्वेजिव है, कोई स्कार नहीं आता, कोई थायराइड खाने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी भर, कोई कैल्शियम गोली की ज़रूरत नहीं है, वॉइस चेंज का रिस्क रिलेटिवली ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर एक सिंगल टॉक्सिक नोड्यूल नहीं है, बहुत सारे नोड्यूल्स हैं जो थायराइड बना रहे हैं, या फिर पूरा गॉइटर ही डिफ्यूज़ हो चुका है, पूरा थायराइड डिफ्यूजली बढ़ चुका है और बहुत मात्रा में थायराइड बना रहा है, साथ में साइज़ में भी बढ़ रहा है वो नोड्यूल या पूरा थायराइड, एयर पाइप, फूड पाइप पे प्रेशर कर रहा है, तब हम सर्जरी के बदले में एक इलाज कर सकते हैं, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर गॉइटर रिडक्शन, TAEGR। ये US में इजाज़ हुआ था, पर आज हम वर्ल्ड के सेकेंड हाई सेंटर बनने जा रहे हैं इसके लिए। हम आपकी हथेली से एक छोटी सी तार लेके जाएंगे एंजियोग्राफी के माध्यम से, एक्सरे में देखते हुए, जो थायराइड ग्लैंड की नसें हैं उनमें जाके कुछ पार्टिकल्स इंजेक्ट करेंगे, जिससे ये नसों का फ्लो बंद हो जाएगा, पूरे थायराइड को फ्लो नहीं मिलेगा और काफ़ी हद तक सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेगी, जिससे थायराइड की मात्रा ऑलमोस्ट नॉर्मल तक आ जाएगी। इससे आपका हाइपरथायराइडिज्म तो ट्रीट हो जाएगा, बट कहीं कोई ब्लेड का यूज़ नहीं है, कोई स्कार नहीं आएगा, सब कुछ हथेली से किया है। 2 दिन तक एक छोटा डॉट दिखेगा जो गायब हो जाएगा 2-3 दिन में। सो कम्प्लीटली स्कारलेस है, रिकवरी बहुत रैपिड है, हार्डली 24 आवर्स। ऑफकोर्स ये टेक्निक की डिटेल्स क्या है, सक्सेस रेट कितना है, ये वीडियो बहुत लॉन्ग खिंच जाएगा, तो इस पर डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस डिटेल्ड अबाउट दिस प्रोसीजर, आप वो जाकर देख सकते हो। बट पॉइंट है कि येस, ये दोनों टेक्निक, थर्मल एब्लेशन एंड थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये दोनों के माध्यम से हम अगर सब नहीं तो कम से कम 70 से 80% पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म के, जिसके बाद उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण बहुत कम हो जाएंगे,
कब हो सकता है बिल्कुल दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, चाहे वो बीटा ब्लॉकर्स हो या एंटीथायराइड ड्रग्स हो, एंड सर्जरी प्रिवेंट हो जाए। क्या वो ज़िंदगी भर के प्रिवेंट होगी, ये हम श्योर नहीं है। हो सकता है रिकरेंस हो आगे जाकर, पर उसे भी दोबारा ट्रीट किया जा सकता है इन टेक्निक से। अगर आपको ज़िंदगी में 2 या 3 बार ये कराना पड़े लेकिन एक सर्जरी डल जाए, सारी ज़िंदगी के लिए स्कार, वॉइस चेंज, मेडिकेशंस का रिस्क ख़त्म हो जाए, क्या आप नहीं चूज़ करना चाहोगे ऐसा थेरेपी? लकी बात यह है कि आज हम इंडिया के हाईएस्ट सेंटर बन चुके हैं एब्लेशन और एम्बोलाइजेशन दोनों के लिए, और मैक्सिमम पेशेंट्स जो हम ट्रीट कर रहे हैं इनका प्रोसीजर मेडिक्लेम में पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि मेडिक्लेम कंपनीज़ आज ये आधुनिक थेरेपीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि ये सारी US FDA अप्रूव्ड और साइंटिफिकली बैकअप थेरेपीज़ हैं। फिर भी आपको थोड़ा भी संशय है तो बहुत सारे लाइव केसेस हम एंड स्क्रीन पे दिखा चुके हैं एब्लेशन के और कुछ एम्बोलाइजेशन के भी, और लाइव डेमोज और डिटेल्ड मेडिकल डेटा शेयर कर चुके हैं इन टेक्निक्स के बारे में। ये सारे एंड स्क्रीन्स आप जाके देख सकते हो और खुद समझ सकते हो, ताकि आप अपने डिसीजंस ले पाओ। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए। जाने के पहले नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, आप चाहो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है इसके लिए।